तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 134 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस डॉट डॉट में आयोजित की जाती है। कई बार सवाल बने हैं, इस बार भी बना है और इसके पहले भी बना है। जैसे आप ना देखोगे कि बिहार दरोगा का पीटी या मेंस ऐसा ही किसी में सवाल ये पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन उठाया हुआ है ये आपका एमटीएस के आंसर की से उठाया हुआ है। तो आप ये देखो ना कि लेवल क्या होता है, वही क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछ रहा, वही बिहार पुलिस में पूछ रहा, एमटीएस में पूछ रहा, आप देखना सीएचएसएल में भी पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है घूम फिर करके एक जगह से दूसरी जगह पे आते रहते हैं। खैर सवाल पे हम लोग आ रहे हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस पहले तो आयोजित कहाँ किया जाता है, तो ये हम लोग देखते हैं कहाँ होता है। तो ये होता है आपका केरला में। अगर हम लोग बात करें कि इसका जो शुरुआत है, इस खेल का जो शुरुआत है ये 1952 में किसके द्वारा, तो नेहरू जी के द्वारा इसके उद्घाटन के बाद इसकी स्थापना की गई है ना, मतलब शुरुआत किया गया। शुरुआत जो खेल का उद्घाटन हुआ था ना, ये नेहरू के द्वारा किया गया था 1952 में। और इसीलिए ये जो विनर होता है ना, इसको कौन सा ट्रॉफी मिलता है, तो यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी मिलता है। ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग नौका दौड़ भी कहा जाता है। ठीक है, नौका दौड़। सवाल आता है कि नौका दौड़ जो फेस्टिवल है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका केरला से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, तो केरला से संबंधित है। अगर चर्चा करें हम लोग यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि ये आपका केरल में होता है। और केरल चूंकि बोट रेस हो रहा है, नाव चला रहा है, तो वो झील में होगा या फिर आपका तालाब नदी में होगा। तो ये जो केरल है, केरल में एक झील है जिसका नाम है पुनमदा झील। केरल के पुनमदा झील में ये खेल होता है। ठीक है, किस मंथ में होता है, तो अगस्त मंथ में होता है, अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है। ठीक है, चलो अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखें जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। यह भारत के क्या रहे थे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हीं के याद में हम लोग बच्चों के लिए कौन सा डे मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 नवंबर को, 14 नवंबर 1889 को, है ना, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। जबकि इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई थी। और आपसे डेट पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु जो है 1964 में हुई थी, कब हुई थी, तो 27 मई को। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 27 मई 1964 में। और इस समय ये अपने प्रधानमंत्री के पद पे थे। और कितने साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुके थे, तो ये हो जाएगा 16 साल 286 दिन का, 16 साल 286 दिन का ये टेन्योर पूरा कर चुके थे। बात करें कि इनके मृत्यु के बाद जो है वो प्रधानमंत्री का पद कौन संभाला था, तो गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, ये इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और फिर इनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था, तो इनके बाद जो चुनाव हुआ फिर फाइनली लाल बहादुर शास्त्री जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर आए। और हम लोग को पता है कि इनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना, गुलजारी लाल नंदा। और इस बार वो मात्र 11 दिनों के लिए बने थे। और इसी बार के एमटीएस में पूछा हुआ है कि भारत के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो गुलजारी लाल नंदा के पास 11 डेज का। आप बात करोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी तो बहुत कम था, हाँ था, बट अगर यहाँ पे हम लोग गुलजारी लाल नंदा जी को हटा दें तो अटल जी का जो कार्यकाल था वो 13 दिन का था, 13 दिन का। तो आपको दोनों चीज याद रखना है। बाकी आपसे जो सवाल करेगा आप उस सवाल के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केरला। नंबर 2 पे आ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अनटचेबल उपन्यास लिखा था, तो ये उपन्यास जो है मुल्क राज आनंद जी के द्वारा कब लिखा गया था, 1935 में ये इनका पहला उपन्यास था, पहला उपन्यास। आगे जाकर के इन्होंने दूसरा उपन्यास लिखा, और दूसरा कौन सा लिखा था, कुली। कौन सा लिखा था, कुली। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इनका पहला उपन्यास कौन था, तो पहला था आपका अनटचेबल जो था ये कुछ जातियों के बच्चों को लेकर के लिखा गया था कि कैसे हमारे समाज में आपका जनजाति लोग का ना छुआछूत जो चलता था उसी के बारे में ये चीज लिखा हुआ था, खास समुदाय के बारे में था। ठीक है, चलो और भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे आर के नारायण इंपॉर्टेंट आदमी है, आर के नारायण, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था यहाँ पे देखिएगा मालगुडी डेज, है ना। ये बुक कौन लिखा था, तो ये लिखे थे आर के नारायण। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी के लिए
पहली बार किसको मिला था? तो आर के नारायण को ही मिला था, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखे हैं, बहुत सारे इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखे हैं, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखने यहाँ पे, किस कोशिकांग में RNA होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। पहले तो आ जाओ, इसका आंसर ही हम लोग लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे, तो राइबोसोम में जो होता है ना, क्या होता है? RNA होता है। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा आ जाओ यहाँ पे, बताओ, देखो यहाँ पे RNA जो होता, राइबोसोम जो है, ये सबसे पहले तो सबसे छोटा कोशिकांग होता है, ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंदर भी जो अंग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। संधि विच्छेद करो ना, कोशिका का अंग है ना, तो सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा हो जाएगा? तो राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। 1955 में इसका खोज किया गया था। कौन किया था? तो पैलाडे नामक एक वैज्ञानिक जो था, वो इसका खोज किया था, लेकिन उस समय इसको नाम नहीं मिला था। कौन सा नाम? तो राइबोसोम, जो आज हम लोग बोल रहे हैं, वो नाम इसको नहीं मिला था। तो इसको राइबोसोम नाम जो है, इसको कौन दिया था? तो इसको जो राइबोसोम नाम दिया था ना, वो रिचर्ड बी रॉबर्टसन करके एक व्यक्ति था, ठीक है। रिचर्ड, राइबोसोम नाम कौन दिया? तो आप याद रखिएगा, राइबोसोम, रिचर्ड, इनका नाम देखिएगा, रिचर्ड रॉबर्टसन करके व्यक्ति था, रिचर्ड रॉबर्टसन, ठीक ना, रिचर्ड करके याद रखिएगा, ये राइबोसोम का नामकरण किया था, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि आपका जो राइबोसोम हो गया या फिर लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया ना, बहुत सारे जो गोल्जी कॉय वगैरह, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? तो सेल में होते हैं। सबसे पहले सेल का खोज कौन किया था? बताओ, सेल का सबसे पहले खोज कौन किया था? कौन बताया था कि हमारा जो बॉडी है वो सेल से बना हुआ? तो 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उससे भी पहले अगर हम लोग आए, तो सेल का स्टडी क्या कहलाता है? तो सेल का जो स्टडी कहलाता है ना, वो क्या कहलाता? वो कहलाता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक सेल का खोज किया, बट वो डेड सेल थी, है ना। वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। आगे जाकर के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक एक व्यक्ति आए, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की, जिन्होंने लिविंग सेल की खोज की, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, जब लिविंग सेल का खोज हुआ, तो बात धीरे धीरे और भी बात आगे बढ़ रहा है ना। आगे क्या हुआ कि स्लाइडेन और शॉन नाम का एक व्यक्ति आया, स्लाइडेन और शॉन नामक दो व्यक्ति आया, ठीक है। स्लाइडेन और शॉन, ये क्या किया? ये सेल का थ्योरी दिया, सेल का थ्योरी समझ रहे हो? सेल को ये और भी अच्छे से डिफाइन किया, बहुत सारे थ्योरी निकला। उससे ये भी बताया कि भाई सेल भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। सेल भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, एक होता है आपका यूकैरियोटिक। आप बोलोगे कि इसमें क्या अंतर है? तो बहुत ही कॉमन सा अंतर है और बहुत ईजी है, हम लोग ध्यान से देखेंगे, सीख लेंगे। प्रो मतलब होता है पहले, है ना। प्रो मतलब क्या होता है? पहले। जो इमैच्योर न्यूक्लियस वाला सेल जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, है ना। जिसका न्यूक्लियस, जिस भी सेल का न्यूक्लियस जो है, वो इमैच्योर रहेगा, इमैच्योर जो होता है आपका, मतलब समझ लो आप, जैसे देखो ये सेल है ना, ये सेल है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, न्यूक्लियस होता है ना, इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या कर रहा है कि सारे सेल ऑर्गेनल को ये कंडक्ट करते रहता है, इंस्ट्रक्ट करते रहता है। तो जिस भी सेल का न्यूक्लियस जो है इमेच्योर रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा, ठीक है। और जिसका मेच्योर रहेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूकैरियोटिक। बोलोगे कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा आता है? तो प्रोकैरियोटिक में देखो, बैक्टीरिया आ जाएगा, आर्किया आ जाएगा, बाकी हमारे देखो प्लांट हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये सारे के सारे में आएंगे यूकैरियोटिक में। मतलब इनके पास क्या होता है? मैच्योर सेल होता है, ठीक है ना। चलो ये चीज हुआ। दूसरा आप यहाँ पे एक चीज और देख लो, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग और भी देखें, तो आप ये देख सकते हो कि अगर बात करें ऑल ओवर में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो आप ये देखो कि सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सेल, ठीक है, सबसे बड़ा सेल। तो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है,
ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना, उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच का जो एग का जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा सेल क्या होता है? तो सबसे छोटा सेल जो होता है ना, ये होता है माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया। ये ऑल ओवर में आपको बताए। अगर हम लोग ह्यूमन को अलग करें तो ह्यूमन में देखिएगा, अगर बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में देखना सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ पे 3 कैटेगरी होगा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। सबसे लंबा सेल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल। और न्यूरॉन सेल कहाँ पे होता है? तो ये हमारे ब्रेन में होता है ना, तंत्रिका कोशिका जिसको आप कहते हो, ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पुरुषों में, है ना, मतलब ये, मतलब ह्यूमन में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो ये होता है ओवम। और सबसे छोटा कौन होता है? तो पुरुष में पाया जाने वाला जो आपका स्पर्म होता है, ये सबसे छोटा सेल से मिलकर के बना होता है ना। चलो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आ रहे, यहाँ पे देखो कुछ मिलान करना पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्तंभों का मिलान कीजिए। राज्य का नाम दिया है और आपका स्मारक का नाम दिया है। जैसे आपसे पूछ रहा है ना कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में, राजस्थान और गुजरात में कौन कौन से चीज है। तो पहले तो आप देखो, आपको जो इसमें पता है, जैसे हवा महल, हम लोग को पता है कि हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। और जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की। तो सी का क्या हो जाएगा? 2। सी का 2 दे रहा है। देखो एक ही में दे रहा है, एक ही में, मतलब हमारे से तो एक ही में आंसर निकल गया, बट फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे महाराष्ट्र में क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं। डी का ए का 4 होगा ना। हाँ देखो, ए का 4। उसके बाद फिर आ जाओ दिल्ली। बचा हुआ है 2 ऑप्शन, एक लक्ष्मी विलास महल और एक आपका बचा हुआ है क्या? जमाली काली मस्जिद। तो यहाँ पे देखिएगा कि दिल्ली में जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? जमाली कमाली मस्जिद हो जाएगा। और गुजरात में क्या हो जाएगा? लक्ष्मी विलास महल। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इस चीज को याद रखिएगा, स्मारक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट में देखो, रबड़ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? कितने को तो लगेगा कि क्वेश्चन ही आप गलत पूछ रहे हो। यहाँ पे आप ये पूछो ना कि रबड़ निम्नलिखित में से किस राज्य की खेती है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा। हम आपको एक क्वेश्चन और दिखाएंगे। यहाँ पे क्या किया ना कि सबसे ऊपर सबसे नीचे का नहीं पूछ करके बीच का पूछ लिया है। एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, रबड़ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख खेती नहीं है? तो पहले तो इसका आंसर लगा लेते हैं हम लोग। पहले तो आप याद रखना कि रबड़ जो है ये आपको ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो या तो आपको साउथ वाले बेल्ट में दिखेगा या नॉर्थ ईस्ट वाले बेल्ट में दिखेगा। इसके अलावा रबड़ कहीं पे नहीं होता। अच्छा, ठीक है, भारत में। तो भारत में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। केरल साउथ में आ जाएगा, तमिलनाडु साउथ में आ जाएगा, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया? पंजाब हो गया, है ना। पंजाब में नहीं होगा। चलो अगर हम लोग और भी देखें कि मान लो कि भारत में अगर 100% रबड़ उगाया जा रहा है ना, भारत में अगर 100% रबड़ का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से 90% अकेले कौन करता है? पता है आपको? 90% अकेले कौन करता है? तो 90% जो है रबड़ का उत्पादन कौन करता है? ये केरल में करता है, केरल में होता है, ठीक है, मतलब साउथ वाले रीजन में। आपसे पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा केरल का उत्पादन कहाँ, केरल का नहीं, रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा में, ठीक है। कहाँ होता है? त्रिपुरा में। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपसे पूछेगा, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आपसे पूछता है कि रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये क्या हो जाएगा? थाईलैंड में। कहाँ होता है? तो ये होता है आपका थाईलैंड में। इस चीज को भी याद रखिएगा, क्योंकि रबड़ के उत्पादन के लिए क्या होता है ना कि गर्म वाला तापमान चाहिए होता है। वहां पे जिस प्रकार का जलवायु चाहिए होता है वो आपका पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें केरला के बारे में, तो केरला में एक पहाड़ है जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, जो दक्षिण भारत का और पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के दिया है ना। बिहार, त्रिपुरा, गुजरात और मेघालय दे रहा है। हम लोग क्या याद करके बैठे हुए हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा का स्थान कहाँ है? तो मेघालय। मेघालय का भी माशीनराम। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो ले, है ना, ये जो आपका लद्दाख में पड़ता है। लेकिन देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे घुमाया इस बार। सवाल क्या किया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे देखना आप आंसर सबसे पहले तो लगा लेना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे 6ठा नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुजरात। बाकी आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ये कहाँ होता है? तो ये मेघालय के माशीनराम में। मेघालय के माशीनराम में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है लेह में। लेह। और ये लेह कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका
लद्दाख में पड़ता है। वर्षा का जो मात्रा होता है वो किससे मापा जाता है? तो वो एक यंत्र से मापा जाता है जिसको कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं बताओ? इसको कहते हैं हम लोग रेन गेज। ठीक है, रेन गेज। इसी को हिंदी में कहा जाता है, कॉमन सा नाम है वर्षा मापी। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्षा मापी। ठीक है, चलो अगर बात करें मेघालय में, तो मेघालय में तीन पहाड़ी है जो क्रम से ऐसे ही लगा हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया। ये पहाड़ी कहाँ है? तो मेघालय में है। आपसे पूछेगा भुवन की पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये है आपका असम में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो यहाँ पे भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? देखो हम लोग क्या पढ़े हुए थे बताओ? हम लोग ये पढ़े हुए थे ना कि केरल में इतना ज्यादा है, केरल में 1084 जो भारत में सबसे ज्यादा है, इवन भारत से भी ज्यादा है ना। भारत का कितना था बताओ? भारत का कितना था? 943। भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। बेस लाइन किसको मानते हैं? पुरुष को। और पुरुष का संख्या कितना देते हैं? 1000। मतलब पूरे भारत में अगर 1000 पुरुष है तो उनमें कितनी महिला है? 943, मतलब 57 कुंवारे रह जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे भारत में 943 है 1000 पुरुष पर। लेकिन और हम लोग को पता है कि केरल का कितना था बताओ? केरल का था 1084। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084। हमारे बिहार का, ये तीन चीज तो हम लोग याद करके बैठे थे ना। बिहार का कितना है? 918। और इस बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप ये देखो कि आप ये चीज देख रहे हैं ना कि बिहार में भी कम है महिला, है ना, कम है ना। और आप देख रहे हो कि केरला में ज्यादा है। केरला में 84 महिला जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, कितने पे? तो 1000 पुरुषों पे। लेकिन देखो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल यहाँ पे केरल को गायब कर दिया, बीच से पूछ रहा है। तो देख रहे हो कितना घुमा रहा है क्वेश्चन, कितना यहाँ पे घुमा करके आपसे सवाल कर रहा है। तो पहले तो यहाँ पे आपको और भी ज्यादा याद रखना पड़ेगा कि बीच में और भी कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिएगा अगर हम लोग बात करें तो केरल का कितना हो जाएगा? केरल का हो जाएगा 1084। उसके बाद फिर आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है तमिलनाडु, इसका कितना हो जाएगा? 996। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपका जो एक यूटी आता है, ठीक है, केरल के बाद एक यूटी आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का 1036 है। बीच में लिख लें इसको, ऐसा करते इसको बीच में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक पुदुचेरी, पुदुचेरी का कितना है? 1036। ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग आए तो हम लोग ये देखे कि अगर हम लोग बात करें केरल और उसके बाद फिर स्टेट में चले तो तमिलनाडु हो जाएगा और फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितना हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 993। ठीक है। अपने बिहार में देखें तो बिहार में कितना हो जाएगा? 918। यूपी में देखें तो कितना हो जाएगा? 912। अब देखो मिलेगा आंसर, देखो मिल जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे दे रहा है आंसर, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। तो देख रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभी 2011 का जनगणना आप एकदम याद कर रहे हो, जैसे ही 2021 वाला डेटा रिलीज होगा तो फिर हमारे लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट हो जाएगा 21 वाले के कंपेयर में। तो देखो इतना घुमा के क्वेश्चन करता है कि बीच से पूछा है आपका, है ना। तो इतना कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। एमटीएस का लेवल ये है तो सोच लो कि सीजीएल यूजीएल का लेवल और कितना हाई जाता है। खैर नेक्स्ट में आ रहे, देखो यहाँ पे पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर पहले लगाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे और भी देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें टेनिस का, तो टेनिस का जो है ये 4 ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, कौन कौन होता है तो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे देखिएगा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे सबसे पहले कौन सा होता है तो ऑस्ट्रेलिया का होता है। सबसे पहले कौन सा होता है तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, चलो हिंदी में लिखते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये क्या है तो ये आपका टेनिस का ही आपका ग्रैंड स्लैम होता है। पहला कौन सा हो जाता है तो पहला हो जाता है आपको कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद फिर देखिएगा उसके बाद कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन। उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है। उसके बाद फिर होता है आपका विंबलडन, विंबलडन ओपन। ठीक है। और उसके बाद फिर होता है यूएस ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन। ये सारे के सारे क्या है तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। ठीक है। वहीं यूएस ओपन के बारे में बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब समझो कि जो खेलने का जो क्षेत्र होता है ना वो कैसा होता है तो वो आपका हार्ड होता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो आपका
आपका फ्रेंच ओपन है। ये किस पे खेला जाता है? तो ये क्ले पर खेला जाता है, क्ले मतलब मिट्टी। और ये किस पे खेला जाता है? तो ये आपका ग्रास पे खेला जाता है, ठीक है। ये किस पे खेला जाता है? क्ले पर। और ये किस पे खेला जाता है? ग्रास पर। अगर हम लोग देखें कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना जो हो जाएगा ये विंबलडन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विंबलडन, जो आपसे सवाल भी किया है। ये कब शुरू हुआ था? तो 1877 में ही। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हो गई थी? 1877 में। वही अगर हम लोग बात करें इसके बारे में आगे, फ्रेंच ओपन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसका स्थापना जो हुआ था 1891 में, 1891 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में। यूएस ओपन की शुरुआत हुई थी, ये कब हुआ था? 1881 में। तो ऐसे ऐसे कभी कभी आपको क्रम सजाने के लिए भी दे सकता है कि बताओ सबसे पहले कौन शुरू हुआ, सबसे बाद में कौन शुरू हुआ। सबसे पहले कौन शुरू हुआ? विंबलडन ओपन। सबसे बाद में कौन सा शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। कब हुआ था? तो ये 20वीं सदी में शुरू हुआ, बाकी सारा का सारा 19वीं सदी का चल रहा है। तो इस टाइप से इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 1877। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो फिर से, मतलब एक बार और चुना गया था, है ना। फिर से डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। 2016 में ये एक बार राष्ट्रपति बने और फिर दोबारा कब बने? 2024 में। और दोनों बार इनको कहाँ पर जगह मिला? तो टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर, टाइम मैगजीन के कवर पर इनको फिर से मौका मिला, ठीक ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के 47 नंबर के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। और किसको हराकर बने हैं? तो कमला हैरिस को हराकर, कमला हैरिस को हराकर ये अमेरिका के राष्ट्रपति फिर से बन गए हैं। बात करें कि क्या किसी भारतीय को टाइम मैगजीन में कवर किया गया, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना, तो 1930 में, मतलब ब्रिटिश भारत में ही 1930 में महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन के कवर पेज पे जगह मिला था, है ना। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? फ्रांस में थोड़ा सा इस बार कुछ अलग ही हुआ। 2024 में फ्रांस में 3 प्रधानमंत्री बन गए, 3 प्रधानमंत्री। देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि आपका जनवरी 2024 में देखिएगा कि गैब्रियल अटल जो है, ठीक है, ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के पीएम बने थे, फ्रांस के सबसे युवा पीएम बने थे, सबसे कम उम्र के पीएम बने थे, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा विवाद में भी रहे थे, बिकॉज ये अपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ कुछ चर्चा किए थे, तो इस वजह से बहुत विवाद में रहे थे, सबसे कम उम्र के पीएम बने थे। उसके बाद जो है, इसके बाद बनने के बाद अभी क्या हुआ है कि एक और व्यक्ति को हटा करके, किसको हटा करके? तो मिशेल, उसके बाद, इनके बाद, है ना, गैब्रियल अटल के बाद कौन पीएम बने थे? तो बने थे मिशेल बार्नियर। और अभी मिशेल बार्नियर को हटा करके फ्रांस के पीएम कौन बने हैं? तो फ्रेंकोइस बायरू। फिर से सुनो कि जनवरी 2024 में वहां के पीएम कौन बने थे? फ्रांस के गैब्रियल अटल। कौन बने थे? गैब्रियल अटल। उसके बाद गैब्रियल अटल को हटा करके मिशेल बार्नियर जो है वो फ्रांस के पीएम बने। और अभी मिशेल बार्नियर को हटा करके अभी पीएम कौन बने? फ्रेंकोइस बायरू। और ये प्रधानमंत्री हैं। वहां के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति, तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति तो ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगर बात करें कीर स्टारमर के बारे में, तो कीर स्टारमर भी इस बार बहुत चर्चा में रहे थे 2024 में। उसका रीजन ये था कि ऋषि सुनक को हराकर ये जो है क्या बन गए हैं? तो ब्रिटेन के पीएम, ठीक है। और जिस समय बने थे ना, उसी समय एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक ना। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और देखिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया विद फैक्ट के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा।